नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच सके। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। फैमिली काउंसलर ने हार मानकर संजय और दीक्षा का केस जज साहब के हवाले कर दिया। 2 महीने मुकदमा चलाने के बाद जज साहब ने निर्णय दिया, जब पति पत्नी किसी भी कीमत पर एक साथ रहने को तैयार नहीं है तो संबंध विच्छेद स्वीकार किया जाता है। आज से संजय और दीक्षा पति पत्नी नहीं हैं। इनकी दोनों संतानों में बेटी जो 6 वर्ष की है पिता को और बेटा जो 4 वर्ष का है माँ को सौंपा जाता है। संजय और दीक्षा की राहें उसी दिन से अलग हो गई। कुछ समय तक संजय और दीक्षा अपने बेटा बेटी से मिलने आते रहे, फिर वो सिलसिला भी समाप्त हो गया। विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर नए एडमिशन वाले छात्रों की नामों की सूची लगी थी। नोटिस बोर्ड के सामने अपना नाम खोजने वाले छात्रों की भीड़ एकत्र थी। इस भीड़ में शामिल देव भी सूची में अपना नाम खोज रहा था। आज पहली सूची जारी हुई थी। थोड़े से परिश्रम के बाद ही देव को अपना नाम मिल गया। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कुराहट खिल गई। अब उसे अगले ही दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आना था और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके फीस जमा कर देनी थी। फिर उसके बीकॉम की पढ़ाई के 3 साल के सफर की शुरुआत हो जानी थी। देव की कक्षाएं शुरू हुए 1 माह व्यतीत हो चुका था। अब तक देव के यूं तो कई मित्र बन चुके थे, मगर उसकी सबसे गहरी मित्रता शुभम से हुई। विश्वविद्यालय में दोनों लगभग सारे समय साथ ही रहते, साथ कक्षाओं में जाना, साथ ही कक्षाओं में गप्पे मारना, साथ ही कैंटीन में जाकर चाय पीना, साथ ही पुस्तकालय जाना। कहने का तात्पर्य यह है कि देव और शुभम एक दूसरे के पूरक बन गए थे। देव की कक्षाएं प्रथम तल पर लगा करती थी। एक दिन देव और शुभम कक्षा समाप्त हो जाने के बाद भूतल पर आने के लिए सीढ़ियों के करीब पहुंचे ही थे कि अचानक द्वितीय तल से उतरती कुछ लड़कियों के समूह से दोनों का सामना हो गया। लड़कियां कोई 10 से 12 की संख्या में रही होंगी। उनमें से एक लड़की पर देव की दृष्टि पड़ी तो जैसे चिपक कर रह गई। लड़की सुंदर थी मगर अप्सरा नहीं थी। उधर उस लड़की ने भी देव को देखा तो जैसे कुछ समय के लिए वह स्वयं को ही भूल गई। इधर शुभम ने देव का हाथ पकड़कर खींचा। उधर लड़की को भी स्वयं का मान हुआ और वो स्वयं अपने आप ही दूसरी तरफ देखने लगी। दोनों समूह अपने अपने रास्ते चले गए। अब ये घटना आए दिन घटने लगी। अक्सर देव और उस अनजान लड़की का आमना सामना हो जाता। सामना होते ही देव उसके प्रति प्रबल आकर्षण महसूस करता, मगर एक झिझक देव को उसके करीब जाने, उससे परिचय करने से रोकती। उसकी इस स्थिति को देख शुभम उसे छेड़ता। बच्चू, तू तो गया काम से, वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तो उसे देखते ही तुम डर क्यों जाते हो? तुम्हारे कदम ठहर क्यों जाते हैं? तुम्हारी आंखों में चमक क्यों आ जाती है? तुम्हारी वाणी को विराम क्यों लग जाता है? जवाब दो। हाँ, शायद यह सब कुछ मेरे साथ होता है, मगर फिर भी मेरे मन में उसके प्रति कोई गलत भाव नहीं आते। जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मन करता है मैं उसे देखता ही रहूं, उसे अपने सामने बिठाकर सिर्फ आंखों से बात करूं, उसकी गोद में सर रखूं और सो जाऊं, देर तक सोता ही रहूं। इसी को प्यार कहते हैं प्यारे, जरूर कहते होंगे, मगर मेरे दोस्त, मैं तो उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं। मैं उसके प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ, परंतु वैसा नहीं जैसा तुम सोचते हो। ये एक अजीब सी कशिश है जिसे मैं स्वयं नहीं जानता। उसके बारे में नहीं जानते तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? थोड़ी सी मेहनत से उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तुम कहो तो मैं पता लगाकर तुम्हें उसे मिलवा सकता हूँ। नहीं मेरे दोस्त, सब कुछ समय पर छोड़ देना चाहिए।
जो कुछ अपने आप पता चल जाए उसी से काम चलाना चाहिए। वैसे भी हम उसके बारे में पता लगाने चलें और उसे पता चल जाए तो क्या सोचेगी हमारे बारे में? कौन से जमाने के प्राणी हो भाई, उसे पता चल जाएगा तो वो यही सोचेगी कि भगवान ने उसे कोई चाहने वाला कोई भेज दिया है। उसकी भी तो कुछ भावनाएं होंगी, कुछ अरमान होंगे। फिर भी भगवान की इच्छा होगी तो वो स्वयं रास्ते बना देगा। ओके, जैसे तुम्हारी इच्छा। देव ने कह तो दिया, मगर उसके मन की तड़प निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। कभी कभी तो उसके मन में प्रबल इच्छा होती कि अपने मन की सारी दुविधाओं, सारी कमजोरियों को ताक पर रखकर उसके सामने जाकर खड़ा हो और उससे उसका पूरा परिचय जान ले। मगर वो अपने मन की कमजोरियों के आगे विवश हो जाता। कभी भी उसके सामने खड़े होकर उसका नाम तक नहीं पूछ पाता। जब भी वो सामने आती, देव की दृष्टि स्वतः ही झुक जाती और वो चुपचाप अपने रास्ते निकल जाता। मगर यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चली। 1 माह बाद ही दोनों सीनियर वर्षों के छात्रों ने प्रथम वर्ष के छात्रों को वेलकम पार्टी दी। उस पार्टी में वो लड़की भी उपस्थित थी। परिचय के दौरान देव ने अपना परिचय देव शर्मा के रूप में दिया तो अपनी बारी आने पर उसने अपना परिचय कलश शर्मा के रूप में दिया। पूरी पार्टी के दौरान जाने अनजाने एक दूसरे के आकर्षण में बंधे रहे। पार्टी के बाद चाय नाश्ते के दौरान देव उसके सामने जा खड़ा हुआ। जिस तरह से देव का घनिष्ठ मित्र शुभम था, उसी तरह कलश की भिन्न सखियां थीं, सिमरन और मधु। कलश उन्हीं दोनों के साथ खड़ी गप्पे मार रही थी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कलश ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे वो देव की प्रतीक्षा कर रही हो। परिचय के दौरान मुझे आपका और आपको मेरा नाम पता चल ही गया है, इसलिए मैं नाम वगैरह नहीं पूछूंगा, सीधे मुद्दे की बात पर आ जाता हूँ। इतना कहकर देव कुछ पलों के लिए रुका, मगर ये कुछ पल कलश पर भारी पड़ने लगे। शायद देव से सार्वजनिक रूप से बात करने में उसे कोई झिझक महसूस हो रही थी, या शायद वो जल्दी से जल्दी देव की मनोदशा जान लेना चाहती थी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, दरअसल मैं सोच रहा था कि बात कैसे शुरू करूं। मैंने जिस दिन आपको पहली बार देखा था, उसी दिन से एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि जैसे हम और आप अलग नहीं हैं, कोई न कोई समानता हमारे आपके बीच अवश्य है। मेरे मन में इस तरह की भावनाएं क्यों उत्पन्न हुई है मुझे नहीं पता, बस आपसे बात करने की, आपको जानने की इच्छा अवश्य होती है। यदि आपको आपत्ति न हो तो मैं रोज आपसे मिलना चाहता हूँ। सोचकर बताऊंगी। ठीक है, आप अवश्य सोचिए, मगर सोचने में बहुत ज्यादा समय मत लगाइएगा। यह कहकर देव अपने मित्रों की तरफ बढ़ गया। अगले ही दिन देव और कलश का सामना होते ही कलश ने कहा, मेरे साथ आइए। देव और कलश विश्वविद्यालय की कैंटीन में चले गए। कैंटीन में एक मेज पर बैठकर कलश ने कहा, अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बस रोज आपसे मिलना चाहता हूँ, ताकि मैं यह जान सकूं कि मैं आपके प्रति खिंचाव क्यों महसूस करता हूँ। ठीक है, आप मुझसे यहीं पर मिल सकते हैं। इस तरह देव और कलश एक दूसरे से कैंटीन में मिलने लगे। 1 महीने बाद कलश ने देव से प्रश्न किया, देव अपने मम्मी पापा के बारे में बताओ। मेरे मम्मी पापा का बहुत पहले ही तलाक हो गया था, तब मैं बहुत छोटा था। मैं अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ और अपने पापा की तो शक्ल तक याद नहीं है। अच्छा, तुम्हें अपने पापा का नाम तो पता ही होगा? हाँ, भला नाम क्यों नहीं पता होगा, मेरे पापा का नाम संजय शर्मा है। कलश चौंक पड़ी, थोड़ा सावधान होकर बैठ गई। और मम्मी का? दीक्षा शर्मा। कलश झटके से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में हैरानी
और स्नेह के मिले जुले भाव उभर आए। क्या हुआ, आप अचानक खड़ी क्यों हो गई? पता नहीं, सच जानकर तुम्हें खुशी होगी या दुख, पता नहीं। ऐसी कौन सी बात है? जो भी हो आप खुलकर बताइए। तुम मेरे भाई हो, सगे छोटे भाई। क्या? देव का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। कलश की तरह ही वो भी झटके से खड़ा हो गया। इस समय दोनों के साथ शुभम, सिमरन और मधु भी बैठे थे। इन तीनों की भी वही मनोदशा थी जो देव की थी। ये तीनों भले ही उछल कर खड़े हुए न हो, मगर आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहे थे। मेरे मम्मी पापा भी बहुत पहले तलाक हो चुका है। मेरी मम्मी का नाम भी दीक्षा शर्मा और पापा का नाम संजय शर्मा है। मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ। तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है। तुम्हें कुछ याद है? हाँ, याद है। तुम्हारी वो बड़ी बहन तुम्हारे सामने है। यह कहते हुए कलश आगे बढ़ी और खुशी में आकर देव का हाथ पकड़ लिया। देव भी खुशी में बहकर कलश से लिपट गया। इन पांचों के अतिरिक्त भी कैंटीन में बहुत से छात्र छात्राएं मौजूद थे। इन दोनों की बातचीत से अनजान उन सभी ने इन दोनों को चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसे में शुभम उठ खड़ा हुआ और ताली बजाते हुए जोर से बोला, सुनो फ्रेंड्स, सुनो। बचपन में बिछड़े हुए सगे भाई बहन जो अभी तक एक दूसरे से अनजान थे, वर्षों बाद आज मिले हैं। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए। शुभम के इतना कहते ही कैंटीन में तालियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। अगले दिन कैंटीन में पांचों व्यक्ति बैठे चाय का आनंद ले रहे थे। उसी समय देव ने कहा, दीदी पापा कैसे लगते होंगे और मम्मी कैसी लगती होंगी? सिमरन ने सलाह दी, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम लोग बारी बारी से एक दूसरे के घर जाकर अपने पापा मम्मी से मिल आओ। अच्छा आइडिया है, मगर इसमें मैं एक सलाह और भी दूंगा, शुभम ने कहा। सभी उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। एकदम अचानक से अपने पापा मम्मी से मिलोगे तो न जाने उनका कैसा रिएक्शन हो सकता है कि उन्हें दोनों को या किसी एक को भी किसी तरह का सदमा लग जाए, या तुम्ही लोगों का न जाने कैसा रिएक्शन हो। उससे बेहतर है कि हम पांचों लोग तुम दोनों के घर चलते हैं। उस समय उन्हें यह नहीं बताना कि तुम दोनों भाई बहन हो। यहाँ तक कि तुम लोग अपना नाम भी नहीं बताओगे। बाद में जैसा उनका रिएक्शन होगा उसी आधार पर काम करेंगे। क्या कहते हो? तुम्हारा कहना ठीक है। क्यों दीदी? शुभम ठीक कह रहा है। तो हम लोग आज ही सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद कलश के घर चलते हैं। मधु ने कहा, नहीं आज नहीं। घर पर समय से नहीं पहुंचे तो घर पर सब कोई परेशान होंगे। कल घर आकर बताएंगे, तब चलेंगे। शुभम ने पूछा, कलश कल तुम्हारे पापा घर पर मिलेंगे? हो सकता है कुछ इंतजार करना पड़े, मगर मुलाकात अवश्य होगी। इस पर सभी सहमत हो गए और दूसरे दिन कलश के घर जाना निश्चित हो गया। अगले दिन पांचों व्यक्ति कलश के घर पहुंचे। घर में घुसने से पहले ही शुभम ने देव से कहा, वर्षों बाद आज पहली बार अपने पापा से मिलोगे, अपनी भावनाओं पर काबू रखना। देव ने कहा, ठीक है। कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद संजय शर्मा इन लोगों के सामने थे। इनके बातें कर रहे थे। कैसी विडंबना थी, पिता के सामने था। पुत्र पिता के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था, अपने पिता के सीने से लगना चाहता था, मगर कर नहीं सकता था। कैसी विडंबना थी। सब कुछ सामान्य ढंग से निपट गया। शुभम, सिमरन, मधु की तरह देव भी कलश के सहपाठी और दोस्त की तरह ही अपने पिता से मिला, उनसे बात की, फिर सभी वापस लौट आए। अगले दिन कलश की बारी थी। वो अपनी माँ के सामने बैठी थी, उन्हें देख रही थी।
उन्हें बताना चाहती थी कि वो उनकी बेटी है, उन्हीं के शरीर का हिस्सा है, मगर बता नहीं सकती थी। अपनी माँ के शरीर से बैल की तरह लिपटना चाहती थी, उनके गालों को चूमना चाहती थी, मगर नहीं कर सकती थी। मन कचोट कर अपनी भावनाओं को कुचलकर कलश अपने साथियों के साथ वापस आ गई। अगले दिन कैंटीन में कलश ने पूछा, अब? शुभम ने कहा, अब इस बात का खतरा तो नहीं है कि किसी को भी सदमा पहुंच सकता है, मगर मैं कुछ और ही सोच रहा हूं। कलश ने पूछा, क्या? पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की? नहीं, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। पापा से कई लोगों ने शादी के लिए कहा, मगर उन्होंने मेरी वजह से शादी नहीं की। पता नहीं सौतेली माँ का मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। पापा हमेशा यही कहकर शादी की बात को टाल जाते थे। और इधर तुम्हारी मम्मी ने भी दूसरी शादी नहीं की। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों के मन में आज भी एक दूसरे के लिए जगह है। अगर दोनों को मौका मिले तो शायद मन में जो कुछ मैल है वो धुल जाए और वो फिर से एक हो जाए। तो क्यों न उन दोनों को मिलाने का प्रयास किया जाए? देव ने पूछा। बात तो ठीक है, मगर ये काम कैसे होगा? मेरे मन में एक आइडिया है, मगर थोड़ा अजीब सा है, इसलिए पहले तुम लोग सोचो। अगर तुम लोगों को कोई आइडिया आए तो अच्छा, नहीं तो मैं अपना आइडिया बताऊंगा। इस बार कलश ने कहा, तुम अपना आइडिया तो बताओ। मैंने कहा, ना, मेरा आइडिया अजीब है, तुम बताने में इतना झिझक क्यों रहे हो? बात ही ऐसी है। मेरा आइडिया रामबाण है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका प्रयोग सबसे अंत में करना चाहिए, जब सारे उपाय बिना काम आए खत्म हो जाए। आप लोग सोचिए, शायद किसी को मुझसे भी अच्छा आइडिया आ जाए। यह कहकर शुभम वहां से चला गया। अगले दिन पुनः कैंटीन में मिलने पर मधु ने कहा, हम लोगों को तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा, तुम अपना उपाय बताओ। अच्छी बात है, मैं ही बताता हूँ, कहकर शुभम कुछ पलों के लिए रुका। तुम दोनों को एक नाटक करना होगा। देव ने प्रश्न किया। नाटक? कैसा नाटक? बताता हूँ, सुनो। तुम दोनों को अपने घर में अपने मम्मी पापा से कहना है कि तुम लोगों को एक दूसरे से प्यार हो गया है और तुम दोनों शादी करना चाहते हो। चूंकि तुम दोनों के नाम के आगे शर्मा लगा है, मगर तुम्हारे मम्मी पापा को तुम लोगों का असली नाम पता नहीं है, इसलिए तुम्हारी मम्मी पापा को तुम दोनों की शादी में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस तरह वह दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे और एक दूसरे के सामने अपना मन खोल कर रख देंगे। एक बार उनके मन का मैल धुल जाए तो संभव है कि दोनों एक बार फिर से एक हो जाएं। तब वो तुम लोगों को तुम्हारे भाई बहन होने की बात बताएंगे और तब तुम दो लोग उन्हें बताओगे कि तुम्हें यह बात पता है। चारों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। थोड़ी नानुकुर के बाद शुभम, सिमरन और मधु के समझाने पर देव और कलश ये नाटक करने को तैयार हो गए। मंच पर जाने से पहले शुभम, सिमरन और मधु ने दोनों को आवश्यक प्रैक्टिस भी करा दिया। समय आने पर नाटक शुरू हुआ। दोनों को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। संजय और दीक्षा आसानी से शादी के लिए सहमत हो गए। एक मंदिर में दोनों पक्ष फाइनल सीन के लिए तैयार हो गए। नियत दिन नियत समय पर संजय और दीक्षा आमने सामने थे। पहले तो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंके, फिर दोनों ने एक दूसरे का नाम पूछा। अभी तक संजय और दीक्षा इस मुलाकात को आकस्मिक मुलाकात समझ रहे थे, क्योंकि देव और कलश दोनों ही बहाने से अपने मम्मी पापा से अलग होकर शुभम, सिमरन और मधु के साथ छिपे छिपे नाटक के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। कलश कहाँ चली गई?
क्या कलश भी तुम्हारे साथ है? हाँ, कहाँ कितने बरस हो गए उसको देखे, अभी मेरे साथ ही थी, अभी आती हूँ कह कर गई, लेकिन अभी तक आई नहीं। शायद उसका फ्रेंड आ गया होगा, उसी से मिलने गई होगी। क्या वो तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए लाई है? फ्रेंड ही नहीं, उसकी मम्मी से भी। आश्चर्य है, देव भी मेरे साथ आया हुआ है, वो भी मुझे अभी आता हूँ कह कर गया है, और वो भी मुझे अपनी फ्रेंड और उसके पापा से मिलवाने के लिए लाया है। एक मिनट, क्या कहा तुमने? अपने फ्रेंड और उसके पापा से मिलवाने लाया है? हाँ, देव करता क्या है? बीकॉम प्रथम वर्ष में है। कौन से कॉलेज में? विश्वविद्यालय में। और उसकी फ्रेंड उसी के साथ है, उससे 2 साल सीनियर है, मगर अच्छी लड़की है, मैं उससे मिल चुकी हूँ। कलश भी विश्वविद्यालय में है, बीकॉम फाइनल ईयर में है, उसका फ्रेंड भी उसके साथ ही पढ़ता है, उससे 2 साल जूनियर है, मैं भी उससे मिल चुका हूँ। तो क्या लगता है ऐसा ही है? इसी समय शुभम ने देव और कलश को इशारा किया। वो दोनों अपने मम्मी पापा के पास जा खड़े हुए। संजय और दीक्षा ने दोनों को देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा। कलश, तुम्हारी इससे शादी नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ, तुम जानती हो। हाँ, और ये भी जानता हूँ। सगे भाई बहन की शादी कैसे हो सकती है? तो तुम लोगों ने यह सब क्यों किया? आप दोनों को मिलाने के लिए। इसी समय शुभम, सिमरन और मधु भी उस जगह पर आ गए। कुछ दिन पहले ही हम लोगों को इस बात का पता चला था। उस समय मैं केवल मम्मी को देखना चाहती थी और देव को, आपको। इसीलिए हम लोग एक दूसरे के घर गए, मगर बाद में शुभम की सलाह से आप लोगों को मिलवाने का ख्याल आया। तब हम लोगों ने ये नाटक किया। वैसे यह पूरा नाटक शुभम के दिमाग की उपज है। संजय और दीक्षा ने शुभम की तरफ प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। अंकल आंटी, इस अवसर पर मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। शायद यह छोटा मुंह बड़ी बात हो। कोई बात आप लोगों को अनुचित लगे तो प्लीज दिल पर मत लीजिएगा। आप लोग बरसों से अकेले रह रहे हैं। बरसों से पहले आप लोगों का तलाक हो गया। आप दोनों का तलाक किन परिस्थितियों में हुआ, आप लोगों की क्या मनोदशा थी, ये हम लोगों को क्या, आपके बच्चों को भी नहीं पता। आपके दोनों बच्चे भी अलग अलग रहे। अब से कुछ दिन पहले तक ये एक दूसरे की शक्ल से भी अनजान थे। फिर एक दिन अनायास ही इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात होते ही इनके लहू ने जोर मारा और ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचने लगे। फिर एक दिन ऐसे ही एक घटना और भी घटी। इन दोनों को पता चला कि ये सगे भाई बहन हैं। मान लीजिए कि इन्हें इस बात का पता न चलता और ये सचमुच में एक दूसरे से प्यार कर बैठते तो, और यदि भावनाओं में बहकर गलत कदम उठा लेते तो क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि उस परिस्थिति में आप लोग ज्यादा दोषी होते? शुभम कुछ पलों के लिए रुका। संजय और दीक्षा सोच में पड़ गए। सचमुच यह एक सच्चाई थी जिसके ऊपर संजय और दीक्षा ने कभी विचार नहीं किया था। इन दोनों ने ही क्यों तलाक लेकर 7 जन्मों के बंधन को तोड़ देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं सोच पाता होगा। इतना ही सोच लें तो तलाक लेकर अलग हो जाने के बजाय दाम्पत्य जीवन में आने वाले तनाव को दूर करने का प्रयास न करें। अपनी संतानों के भविष्य को संवारने का प्रयत्न न करें। तुम ठीक कह रहे हो बेटे, हम लोग इतनी गहराई से नहीं सोच पाए थे। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब आप लोग साथ में रहिए। कलश और देव दोनों को आप दोनों की जरूरत है। आपके प्यार की, आपके संरक्षण की जरूरत है। बस यही कहना चाहता हूँ।
विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।